यहाँ देखिए दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत का आप सभी के लिए कितना अच्छा यहाँ पर नोट्स क्रिएट कर दिया है, ताकि आपके ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। और आपको ये पता होना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय जो है यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, इससे एवरी ईयर आपके यूपीएससी हो या आपके स्टेट पीसीएस हो, क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये राज्य व्यवस्था का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसी को देखिए यहाँ पर कितना अच्छा हैंड रिटन नोट्स बनाया है, डायग्राम मैपिंग का, फ्लो चार्ट का यूज करके, ताकि आंख में एक बार आप उसको देखो, विजुअलाइज करो तो आपको बहुत अच्छा से आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए त्रिकोण बना के, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो इसमें भी हमको न्यायपालिका को पढ़ना है, तो इसके रूल क्या है, इसके प्रमुख कार्य क्या है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप जो है जरूर इसको जो है सपोर्ट करना, एंड इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो पूरा कंप्लीट करेंगे, जिससे आपके सुप्रीम कोर्ट से एक भी क्वेश्चन जो है छूटने की संभावना नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, तो आप जो है इसको पूरा जरूर देखना। एंड चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और पूरा मैं कंप्लीट दिखा देता हूं कि इसका मैंने क्रिएट कैसे किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर फ्लो चार्ट मैपिंग का यूज करके कितना अच्छा जैसे इसके क्षेत्राधिकार को बताया, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक बार इसको पूरा पढ़ लेने से आपको कोई भी जो है क्लियर मतलब कि डाउट वगैरह आपको नहीं होगी। तो चलिए इसको पूरा जो है ऊपर जा करके इसको पूरा अच्छे से रिविजन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं उच्चतम न्यायालय। ठीक है, यानी ये चैप्टर 26 है। बाकी मैं और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आता रहूंगा, एक इसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। ठीक है, चलिए उच्चतम न्यायालय को हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायपालिका पहले देखते हैं, यानी न्यायपालिका को पढ़ेंगे। तो न्यायपालिका में क्या क्या पढ़ेंगे, तो न्यायपालिका को पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर भारत में जो है न्यायपालिका की संरचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेंस में इससे क्वेश्चन आते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा शर्तें को देखेंगे, इनको हटाया जाना, कार्यकारी और तदर्थ और सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट को भी इसका थोड़ा देखेंगे। एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपका, इससे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर आपका उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता को देखेंगे, और थोड़ा सा कॉलेजियम सिस्टम को भी देखेंगे, जो कि 2015 में जो है वो रद्द हुआ था, एनजेएसी, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलिए यहां पर पहले देखिए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। पहले तो समझिए इसका अनुच्छेद क्या है, तो 124 से लेकर के 147 तक इसका अनुच्छेद है। भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में ये आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इनको क्या कहा जाता है, भारत के संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि डिस्प्यूट हो गया, किसी मामले में डिस्प्यूट हो गया, जस्टिस देना हो गया, रूल ऑफ लॉ इनका जो है मुख्य काम है ना, कानून को जो है लागू करवाना। ठीक है, अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखो, जो ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट का कि संविधान का व्याख्या करना और इसका अभिभावक, यानी संविधान का व्याख्याकार और इसका अभिभावक को भी कहा जाता है, किसको, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। तो कितना अच्छा से ये आप समझ गए, और इसको आप नोट्स भी बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं, यहां पर देखते हैं, एक यहां पर देखिए फ्लो चार्ट बना दिया है त्रिभुज का। तो सरकार के जो 3 अंग है वो क्या है, एक आपका विधायिका है जो जिसमें विधान वगैरह बनता है, कार्यपालिका है एक्सिक्यूटिव है जहां से ये लागू होता है, उसके बाद एक आपका इंपॉर्टेंट न्यायपालिका। तो इन सरकार के इन 3 अंग में हमको इनको अभी ज्यादातर फोकस करना है। ठीक है, तो इसको अभी पढ़ेंगे। तो न्यायपालिका का मुख्य काम क्या है, तो रूल ऑफ लॉ, इसका मुख्य काम देख लो क्या क्या है। जैसे इसको भी थोड़ा डिटेल में यहां पर पढ़ लेते हैं। जैसे उल्लंघन पर सजा देना, कानूनों की व्याख्या करना, विवादों का निपटारा करना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो है संरक्षक किसको कहा जाता है। अच्छा, यहां पर थोड़ा देखो, ये तो आपने समझ गया होगा। यहां पर देखो इंपॉर्टेंट है, भारत और अमेरिका दोनों ने ही जो है संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, परंतु इसमें कुछ अंतर है। बेसिक अंतर क्या है, कुछ देखो, जैसे यहां पर अमेरिका है और यहां पर आपका भारत है। ठीक है, तो अमेरिका में क्या है ना, द्वैध शासन है। द्वैध शासन का मतलब क्या हो गया भाई, संघ के लिए अलग कानून और राज्य के लिए भाई अलग कानून। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, कानून एक है सबके लिए। यहां पर एकीकृत शासन व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में अलग है और सेंट्रल में अलग है, झारखंड में अलग है और यहां अलग है, ऐसा नहीं है ना। तो इसको याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड सिस्टम। ओके,
इंटीग्रेटेड सिस्टम। और ये कहां से लिया गया था? एकीकृत न्याय व्यवस्था को याद रखना, ये आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है। ये आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम से ये आपका लिया गया था, तो इसको भी आप याद रखना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या यहां पर ये है, थोड़ा देख लो। सबसे ऊपर है आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है आपका हाई कोर्ट, उसके नीचे है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय। इसको भी आप यदि पूछ दिया एकीकृत शासन व्यवस्था में मेंस को, तो इसको भी आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उच्चतम न्यायालय की जो है उद्घाटन जो है ये कब हुआ था, ये आप याद रखना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या उद्घाटन जो ये आपका 28 जनवरी 1950 को ये आपका उद्घाटन हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना। अब देखो ये जो टॉपिक है ना भाई, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू में यहां से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। संवैधानिकरण क्या है ना? संवैधानिकरण क्या है, इसको अच्छे से पढ़ो। जिन चीजों को संविधान में जोड़ा गया उनको क्या बोलते हैं भाई? संविधानीकरण बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पर्यावरण से रिलेटेड हर साल आपने देखा होगा यूपीएससी एंड प्रीलिम खास करके मेंस में तो क्वेश्चन आते ही हैं, और इसके जजमेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो पर्यावरण से जुड़े प्रमुख अनुच्छेद को आपको भी पढ़ना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो इसमें जो है जोड़ा गया है ना। अब कुछ मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान में जोड़ रही है, तो वही क्या हो गया? संवैधानिकरण हो गया, जिन चीजों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो, पहले तो डीपीएसपी देखो, यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व में पर्यावरण से एक प्रमुख अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 48A है, जो पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। और इसको कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जो है जोड़ा गया था, याद रखिएगा। फिर एक मौलिक अधिकार है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 21। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक ऐसा अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 21, कि मतलब इससे ना हर साल, जैसे प्राण, दैहिक स्वतंत्रता, शादी करने, अपनी पसंद से शादी करना, तो ये मौलिक अधिकार जो 21 है ना, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। और मौलिक अधिकार 21 के ही अंतर्गत क्या आता है? स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आता है। जीवन जीने का अधिकार उसी में ना आ जाएगा भाई। जीवन जीना है तो हमको स्वच्छ पर्यावरण चाहिए ना, तो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य में भी क्या है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मौलिक कर्तव्य में 51A में नागरिकों का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे। तो यहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का ये जो अनुच्छेद है याद करना। देखो, रटने से कुछ नहीं होता है, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक वो होगा नहीं। और 51AG को भी जो है कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ये जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21, तो मैंने ये आपको बता ही दिया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। और ये कब दिया गया था? 1991 में दिया गया था, सुभाष कुमार वाद विवाद में दिया गया था, इसको याद रखना, ये हो सकता है आपको पूछ दे। फिर एक इंपॉर्टेंट केस पर्यावरण से रिलेटेड, MC मेहता केस 1986 को भी आप पढ़ सकते हैं। ये जो है स्वच्छ वायु का अधिकार से था, मतलब मान के चलो भाई कोई यहाँ पर एक उद्योग है, ठीक है, उद्योग लगा हुआ है, अब यहाँ से धुआं वगैरह निकल रहा है, तो यही से रिलेटेड था कि भाई जो उद्योग से जो धुआं निकल रहा है और जिससे पर्यावरण को प्रदूषण हो रहा है, तो इसके मालिक या तो इसका भी तो दायित्व बनता है ना कि ये पेड़ लगाए और उसका कुछ अच्छे से भरपाई करे। ठीक है, आप उद्योग लगाइए, लेकिन उसका तो जो खतरनाक उद्योग है उसका दायित्व भी तो लीजिए, पर्यावरण रक्षा भी तो कीजिए। तो पर्यावरण प्रदूषण का जिम्मेवारी ले और अपनी जिम्मेदारी को समझे, दायित्व दे। तो ये MC मेहता केस 1986 से ये रिलेटेड है, तो इसको याद रखिएगा, स्वच्छ वायु का अधिकार। एक CAMP यानी काम्पा ये जो वाद हुआ था 2016, इसको भी याद रख लेना, पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी वही सुनिश्चित करना है। बाकी ये और ऊपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, भारत में न्यायपालिका की संरचना को देखिए कितना इंपॉर्टेंट यहां पर मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो क्या है, पहला तो एक एकीकृत व्यवस्था है, और एक न्यायाधीश को हम अच्छे से देखेंगे, और एक नियुक्ति को हम अच्छे से देखेंगे। एकीकृत व्यवस्था तो आपने समझ गया कि संघ और राज्य यहां पर सेम कानून है दोनों के लिए। अच्छा, न्यायाधीश को यहां पर पहले देखो क्या है कि वर्तमान में अभी हमारे पास कितना है, तो 34 न्यायाधीश है ना, अभी वर्तमान में भी इतना ही है, 34 न्यायाधीश है, जिसमें से एक हमारा CJI है, मुख्य न्यायाधीश, जिसको CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो है। और एक 33 है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 33 क्या है, अन्य है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नियुक्ति देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में आता है। नियुक्ति किसके द्वारा होती है भाई, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की परामर्श से होता है, ठीक है, इसको याद रख लेना, ठीक है। थोड़ा सा देख लो, मूल जब संविधान जब सबसे पहले था तब
टोटल कितना था, टोटल 8 था, जिसमें से 7 अन्य न्यायाधीश थे और एक आपका CGI था, मतलब कि एक मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1956 में 10 गो था, 1960 में 13 गो और 1917 में 17, 1977 में 17, 1986 में 25 और 2008 में कितना था, 30 था, है ना। अब ये देखो, ये मैंने एनसीईआरटी से इसको इंक्लूड किया है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पढ़ लो, प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अच्छा भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या क्या करता है, इसको अच्छे से देखिए। इसके फैसले को सभी अदालत में मानने होंगे, पहला। दूसरा, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ये तबादला कर सकता है, यानी ट्रांसफर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, यह भी याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट याद रखना, यह किसी हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे को दूसरे हाई कोर्ट, यानी एक हाई कोर्ट से जो है दूसरा हाई कोर्ट जो है ये ट्रांसफर कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना। अच्छा, थोड़ा भाई उच्चतम न्यायालय को भी देख लेते जब वो पढ़े तो उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, जैसे कि निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है ये, इससे जो नीचे है, अब ये अपील कर दिया तो ये सुन सकता है। मौलिक अधिकारों को ये बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट। खाली सुप्रीम कोर्ट ही रिट जारी नहीं करेगा, आपका हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट रिट जारी करेगा अनुच्छेद 226 के तहत। लेकिन भाई हम रिट उसका पढ़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का भी पढ़ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत आपका रिट जारी करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पूछता है, ठीक है। अच्छा, जिला अदालत को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जैसे जिला स्तर पर मुकदमा दायर करता है, जिला अदालत को यह अधिकार है, क्या अधिकार है, कि यह अधीनस्थ अदालत या किसी निचली अदालत से जो फैसले हैं उसकी फिर से सुनवाई कर सकता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, अधीनस्थ अदालत देख लेते हैं, तो ये क्या करता है, फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमे पर ये जो है अपना विचार करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा, अनुच्छेद 137 के तहत पढ़ो, क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 144। देखो मैंने पूरा हैंड रिटन लिखा है ताकि आप इसको अच्छे से समझ करके इसको अच्छे से लिख पाए, ठीक है। तो अनुच्छेद 144 क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी जिसमें उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे, ठीक है। मतलब भारत क्षेत्र के सभी जो सिविल और नागरिक प्राधिकारी हैं ये क्या करेंगे, उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 144 इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, भारत और अमेरिका की न्यायपालिका में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखो, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो भारत में क्या है, वास्तविक न्याय क्षेत्र संघीय मामलों तक ही सीमित है, वास्तविक न्याय क्षेत्र संघीय मामलों तक सीमित है, कहाँ, भारत में, ठीक है। उसके बाद अमेरिका में संघीय मामलों की सुनवाई एवं राजदूत से संबंधित फैसले जैसे नौसेना मामला सुनवाई कर सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अब इसको अच्छे से समझो, मैं समझा रहा हूँ, घबराओ मत, ठीक है। देखो भारत में क्या है, वास्तविक न्याय क्षेत्र संघीय मामलों तक ही सीमित है, ठीक है, ओके। लेकिन अमेरिका में क्या है कि संघीय मामले की सुनवाई एवं राजदूत से संबंधित फैसला, ठीक, नौसेना मामला सुनवाई कर सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। मतलब कि अमेरिका क्या कर सकता है भाई कि ये नौसेना मामला में अपना सुनवाई कर सकता है, राजदूत मामले में अपना सुनवाई कर सकता है, संघीय मामले में तो कर ही सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इसके लिए तो आपको पता है नौसेना वगैरह के लिए, आर्मी के लिए कोर्ट मार्शल होता है तो वो अलग से होता है, लेकिन अमेरिका में है इसका, ठीक है। तो याद रखना, बाकी मैंने इतना अच्छा लिख दिया है कि आप इसको अच्छे से समझ जाइएगा। अपीलीय शक्ति ज्यादा है इसमें, ठीक है। भारत में क्या है कि अपीलीय शक्ति ज़्यादा, जैसे संवैधानिक मामला, मौलिक अधिकार हो गया, आपराधिक मामला हो गया, ये ज़्यादा है, ठीक है। जबकि यहाँ क्या है, केवल संवैधानिक मामले में अपील की जा सकती है, ओके, इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, सलाहकार क्षेत्राधिकार अर्थात राष्ट्रपति को सलाह देगी ये,
जबकि सलाहकार इसमें नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि अमेरिका में क्या है कि भाई जो है सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह दे रहा है किसको, राष्ट्रपति को दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भारत में ऐसा है। ठीक है, यहाँ न्यायिक समीक्षा क्या है, सीमित है। यानी यहाँ पर याद रखना एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा मतलब मान के चलो कोई भी कानून बन रहा है या कोई भी नियम बन रहा है तो वो संविधान के अनुसार, विधि के अनुसार बन रहा है तो भारत में ठीक है, लेकिन अमेरिका में वैसा नहीं है। अमेरिका में कोई भी कानून और न्याय वगैरह ऐसा बन रहा है तो जरूरी नहीं है, उसका बहुत डीपली जांच होता है अमेरिका में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विधि के द्वारा, वही लिखा हुआ है विधि के द्वारा कार्रवाई, जैसा विधि में लिखा है संविधान में उस तरीके से होगा। लेकिन वैसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप भी कर सकता है कि कानून तो बन रहा है लेकिन उसमें सही से हो रहा है कि नहीं, ये देखना है, वहां पर देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र इसमें ज्यादा व्यापक है, इसमें सीमित है, इसमें ज्यादा है, इसको याद रखना है। एकीकृत न्यायपालिका है, जबकि यहाँ पर विविध प्रक्रिया की जो है बात की गई है, और यहाँ पर दोहरी न्यायपालिका तो ये आपको तो पता ही है, राज्य और संघ के लिए, है ना। चलो उसके बाद यहाँ देखते हैं नोट, भारतीय राजनीति में न्यायपालिका की स्वतंत्रता संघीय चरित्र के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा गया है भारतीय राजनीति में न्यायपालिका की जो है स्वतंत्रता है वो संघीय चरित्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि भाई पता है सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट कचहरी ये सब तो स्वतंत्र होना ही चाहिए सरकार वगैरह से, तभी ना वो अपना फैसला वगैरह वो निष्पक्ष तरीके से बिना डरे वगैरह किसी के दबाव के बिना दे सकता। अच्छा, भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। प्रीलिम्स में ये पूछ सकता है, याद रखना। भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग जो है करने का आदेश किससे है, ये आपका अनुच्छेद ये आपका किस में दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो परामर्श पर विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। परामर्श पर विचार क्या क्या होता है, जैसे कि प्रथम न्यायाधीश मामला 1981, फिर द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993, फिर तृतीय न्यायाधीश मामला 1998 और चतुर्थ न्यायाधीश मामला 2015। इस सब में क्या क्या हुआ था आपसे ये पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। तो प्रथम न्यायाधीश मामला में क्या था 1981 का, उसमें जो परामर्श का अर्थ सहमति नहीं था, यानी जो है बाध्य नहीं था इसमें। ठीक है, राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं था। लेकिन द्वितीय मामला जब 1993 वाला आया तो परामर्श का अर्थ सहमति है, अर्थात राष्ट्रपति को बाध्यता माननी पड़ेगी, आपको मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जो ये देगा। तृतीय न्यायिक मामला जो 1998 में आया, इसमें परामर्श की प्रक्रिया देखो कैसा हुआ, कितना इंपॉर्टेंट है ये। देखिए बहुसंख्यक न्यायाधीश का विचार सीजीआई के अलावे अगर नहीं है, मतलब कि एक टाइप से समझो कि एक सीजीआई है, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश है, और यहाँ पर अन्य न्यायाधीश है, और यहाँ पर राष्ट्रपति है। अब ये मतलब कि मान लिया है कि भाई हाँ ये सलाह के लिए मान लिया, अब ये लोग नहीं मान रहा है तो राष्ट्रपति भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। वही लिखा है कि अगर सीजीआई सहमत और बाकी न्यायाधीश सहमत नहीं तो राष्ट्रपति सहमति के लिए बाध्य नहीं होंगे। वही वाला इसमें तीसरा में दिया गया था, तो प्रीलिम्स से घुमा करके पूछ सकता है। और चतुर्थ न्यायाधीश मामला जो था, अच्छा 99वां संविधान संशोधन याद है आपको 2014 को जो हुआ था, जिसको जो है 2015 में जो है सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दिया था। एनजेएसी कॉलेजियम प्रणाली जो था, जो राष्ट्रीय ये न्यायाधीश नियुक्ति आयोग था, उसको जो है समाप्त कर दिया था। क्या था इसमें, यहाँ पर देखो एनजेएसी को जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था और ये कॉलेजियम प्रणाली चलेगी, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब कि एक ये प्रणाली आया था आपका जब 2014 में 99वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें जो है एनजेएसी यानी कि राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्ति आयोग एक लाया गया था संसद द्वारा। सुप्रीम कोर्ट कहा, क्या कहा उसने कि भैया ये हमारी स्वतंत्रता का हनन करता है ना, इसीलिए इसको क्या किया 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, एनजेईसी को खत्म कर दिया और कॉलेजियम प्रणाली को ही रहने दिया। कहा कि नहीं, कि हम कॉलेजियम प्रणाली से ही अपनी न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, अर्थात एनजेईसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि कॉलेजियम प्रणाली ही चलेगी। 2015 में ये आपको पता होगा खत्म कर दिया गया था, है ना। और कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का ये हनन करता है। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है, चलिए कॉलेजियम प्रणाली को भी थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि करंट में भी ये सब था। तो इसकी शुरुआत जो है तृतीय न्यायाधीश मामले से, ये जो है वर्ष 1998 से ये जो है ये आया। न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण से ये संबंधित है।
और भारत के मूल संविधान में कॉलेजियम व्यवस्था की प्रणाली नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना। कॉलेजियम एक क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश जो सीजेआई के नेतृत्व में होता है और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे इसमें, ठीक, और वही जो है अपनी रिपोर्ट देते हैं कि हाँ इसका जो है होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यही लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित का नाम जो है सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा अनुमोदन के बाद ही सरकार तक जो है ये पहुंचती है ना। ओके, यहां पर देखो, ये तो आपने समझ गया होगा है ना कि इससे होती है। फिर यहां पर देखिए एक और इंपॉर्टेंट पढ़िए, यहां पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही होती है। अगर कॉलेजियम द्वारा नाम तय किए जाने के बाद ही सरकार की भूमिका होती है। मतलब कि अगर नियुक्ति की बात करें तो भैया नियुक्ति तो केवल हम कॉलेजियम प्रणाली से ही करेंगे, और कॉलेजियम प्रणाली में आपको पता ही कौन है, एक आपका मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 आपके वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, है ना, तो उसी के द्वारा होगी। उसके बाद जो है सरकार की भूमिका जो भी होगी ये, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देखिए और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पढ़ते हैं, न्यायाधीशों की योग्यता और कार्यकाल और हटाया जाना, इसको पढ़ते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की योग्यता वगैरह को, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला ये क्या है कि भारत का पहला तो एक नागरिक हो, हाई कोर्ट में 5 साल का जो है वो जज हो या तो जज हो या न्यायाधीश मतलब कि हो, और यहां पर 10 साल या तो अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। तो क्या क्या समझा, योग्यता पहला भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट में 5 साल जज हो या न्यायाधीश हो, या 10 साल तक वकील हो या एडवोकेट हो, ये होना। अच्छा, राष्ट्रपति के मन में सम्मानित भी वो होना चाहिए, विविधता होना चाहिए, और राष्ट्रपति उसके लिए संतुष्ट भी हो जाए तो वो जो है मुख्य न्यायाधीश वगैरह बन सकता है, ठीक है। अच्छा, मिनिमम एज का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, याद रखा। अगर आपसे पूछ दे कि मिनिमम उल्लेख है नहीं है संविधान में, तो यस नहीं है, मतलब कि कितना मिनिमम एज होना चाहिए ये उल्लेख नहीं है मुख्य न्यायाधीश का, ठीक है, संविधान में। लेकिन सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट का लेकिन है, रिटायरमेंट का कितना है, 65 साल है, ये संविधान में ये उल्लेख है, ठीक है। अच्छा, त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, ठीक है, समझ जाना इसको अच्छे से। फिर यहाँ पर देखो, संसद की सिफारिश पर जो है विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। इसको हटाया कैसे जा सकता है, विशेष बहुमत से इनको जो है हटाया जा सकता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, संसद की सिफारिश पर विशेष बहुमत से। अच्छा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट क्षेत्राधिकार यानी जुरिस्डिक्शन को यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने लिख दिया है। जैसे यहाँ पर मूल क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश जो न्याय देश क्षेत्राधिकार है वो, अपीलीय क्षेत्राधिकार जैसे यहाँ से जैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, ये अपीलीय ये हो गया, क्षेत्राधिकार हो गया इसका। फिर सलाहकार क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति जब चाहे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ना ही सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है, तो ये भी आप इसका पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट, अभिलेख का न्यायालय यानी दस्तावेज रिकॉर्ड वगैरह इसमें रखा जाता है, और ये अभिलेख न्यायालय 129 के तहत ये अभिलेखीय न्यायालय मतलब कि दस्तावेज रिकॉर्ड वगैरह रखा जाता है, मतलब सेफ रखा जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अच्छा, संवैधानिक व्याख्या तो ये करता है, आपको पता ही है, वो तो मैंने बता ही दिया था। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट पढ़ो कि अनुच्छेद 136 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी विवेक से भारत के भूभाग के किसी भी न्यायालय जो भी मामले में निर्णय लिया गया है उसके बारे में अपील की अनुमति दे सकते हैं। तो ये याद रखना, 136 अनुच्छेद ये पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद 134 अनुच्छेद क्या कहता है, इंपॉर्टेंट, कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र देने की शक्ति हाई कोर्ट के पास है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में दे देगा, भाई सुप्रीम कोर्ट के भी पास तो इतना इंपॉर्टेंट काम है, एक तो हजारों केस पेंडिंग है, तो ये अपील करना है तो वो प्रमाण कौन देगा, अपीलीय प्रमाण तो हाई कोर्ट ही देगा, ठीक है। नोट, अपील वही जहां पर घोर अन्याय, और अपील भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा वाला, जहां घोर अन्याय हुआ वही अपील जाएगा ना, अपील का प्रमाण पत्र वहां उसको कौन देगा, तो हाई कोर्ट देगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये शायद लास्ट पेज है, ये खत्म होने वाला है, तो इसको भी अभी कंटिन्यू पढ़ लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 129 से 142 को यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। अवमानना पर दंड का अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट, दे सकता है, जो 129 से 142 के बीच है ना। और सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश का पूर्वालोकन कर सकता है। नोट, दीवानी में पूर्वालोकन नहीं होता है, ठीक है, ओके।
तो ये आप कर लेने से भ्रष्टाचार वगैरह ये सब में पूर्वालोकन कर सकता है, लेकिन दीवानी मामले में पूर्वालोकन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर याद रखना अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सॉरी अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, हाँ, तो अभिलेख अथवा साक्ष्य को चुनौती इसके नहीं दी जा सकती है ना, कि साक्ष्य वगैरह ये सुप्रीम कोर्ट जो है अपने पास रख सकता है, अभिलेखीय न्यायालय वो तो आपको पता ही है। फिर यहाँ पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। क्या क्या, यहाँ पर देख लो, जैसे बंदी प्रत्याक्षीकरण, गिरफ्तार व्यक्ति प्रस्तुतिकरण, वो एक परमादेश और एक उत्प्रेषण और एक प्रतिषेध और एक अधिकार प्रतिरक्षा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, ये आपको याद रखना है। न्यायिक समीक्षा शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैंने कंप्लीट ये करा दिया है और मुझे नहीं लगता है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के बाहर जाएगा, जो कि मैंने बहुत अच्छा से इसको पूरा जो है संपूर्ण जो है आपके समक्ष जो है इसको डिस्कस किया है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में करके बनाइए और इसका अच्छे से आप नोट्स वगैरह बनाइए। बाकी इसके हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में नंबर है। एंड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड इसको अच्छे से नोट्स बना करके रिवीजन कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में बताइए आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।